बात तो क्लियर कर लें कि डिप्रेशन का ताल्लुक़ इस बात से नहीं है कि आप कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक बीमारी है, जिस तरह फिज़िकल बीमारी होती है। लेट्स सपोज़ कैंसर। कैंसर आपकी आपका स्टेटस देख के तो नहीं आता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से कैंसर आपकी स्पिरिचुअलिटी को देख के भी नहीं आता कि आप बहुत अल्लाह वाले हैं या आपका घराना बहुत अल्लाह वाला है, या आप बिल्कुल जो है वो शैतानी रास्ते पर हैं। ये एक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, चाहे वो मौलाना का बेटा हो या चाहे वो किसी ऐसे इंसान का बेटा हो जो दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो। ठीक है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो बहरहाल हम अपने बच्चों को किस तरह से महफूज रख सकते हैं, हमें इस हवाले से कंसर्न होना चाहिए कि कहीं जो गम मौलाना ने उठाया, कहीं हम भी तो वो गम आगे चल के उठाने वाले नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिप्रेशन हमारे बच्चों के जो है वो अंदर भी पल रहा हो। आज मैं आपको चूँकि हम पेरेंटिंग के ऊपर बात करते हैं, हमारे सुनने वाले ज़्यादातर वालिदैन हैं, तो हम उसी तनाज़ुर में आज मैं जो है वो बात करूँगा कि ऐसी क्या गलतियाँ हो सकती हैं हमसे जो हमारे बच्चों में डिप्रेशन का बाइस बन सकती हैं। 10 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी पेरेंटिंग में ये 10 चीज़ें हैं तो खुदा न खास्ता आपके बच्चे भी डिप्रेशन के मरीज़ बन सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से जो है पॉइंट्स हैं जिनका हमें भरपूर ख़्याल रखना है। पहली आदत वालिदैन की कि वो बच्चों को डिसीज़न लेने से दूर रखते हैं, यानी अपने डिसीज़न को फ़ौक़ियत देते हैं और बच्चों के फ्रीडम को अगर आप छीन रहे हैं, उनको इंतख़ाब की आज़ादी नहीं दे रहे, ये एक बहुत बड़ी कोताही हो सकती है जो बच्चों में डिप्रेशन को जो है वो आपके पैदा कर सकती है। बच्चों को अगर आपके लिए कुर्बानी देनी पड़ रही है, बच्चे चाहते हैं कहीं जाना और आप कहते हैं नहीं, जहाँ मैंने कहा है वहाँ जाएंगे, जो मैंने कहा है वो खाएंगे, जो मैंने जो है वो चूज़ किया है वही पहनेंगे। ठीक है, अगर आपकी पेरेंटिंग का स्टाइल ये वाला है तो आपके बच्चे अपने फ्रीडम को खोएंगे, और जैसे ही फ्रीडम को खोएंगे आहिस्ता आहिस्ता उनका सफ़र डिप्रेशन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चिल्ड्रन टू चूज़। आप अल्लाह ताला ने भी हमें दोनों जो है वो नफ्स के साथ पैदा किया ना। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि मैंने इंसान को पावर ऑफ चॉइस के साथ पैदा किया, यानी उसको मैंने अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखा दी और उसके बाद छोड़ दिया कि वो जिसका इंतखाब करे। ठीक है, पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है, गुनाह का भी और सवाब का भी। ठीक है, तो आपकी पेरेंटिंग में भी आपका काम ये है बच्चे को सही और गलत की पहचान कराना, ये है पेरेंटिंग। उसको ज़बरदस्ती सही के ऊपर लेके जाना, उसके साथ जो है वो ज़बरदस्ती का मामला करना, ये पेरेंटिंग नहीं है अच्छी। सिर्फ राह दिखाना आपका काम है, रहबर हैं आप। ठीक है, और बच्चे को सही और गलत की पहचान कराएं, बच्चा उसको चूज़ करने दें कि वो क्या चाहता है। नंबर 2, पुटिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर टू फुलफिल अनरियलिस्टिक विशेस। आपकी जो अनरियलिस्टिक हैं बच्चे की के ऊपर ज़बरदस्ती का प्रेशर थोपना। ठीक है, बच्चा मिसाल के तौर पे मैथ्स में ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा, अब आप ज़बरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं, आई वांट 100 आउट ऑफ 100, आई वांट गुड ग्रेड्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। ठीक है, जो उसकी स्किल सेट है या उसका इंटरेस्ट है, उसके अगेंस्ट जाकर ज़बरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना। ठीक है, और ये टीनेजर्स के साथ सबसे ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों के साथ फिर भी नहीं होता। टीनेजर्स को ज़बरदस्ती अपनी फील्ड, डॉक्टर है बाप तो वो चाहता है ज़बरदस्ती मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। अब ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी इस पे इतनी चीज़ें हैं कि वालिदैन अब भी इतने बाशऊर होने के बाद भी अभी भी प्रेशर जो है वो बच्चों के ऊपर बिल्डअप कर रहे होते हैं, अपनी ख्वाहिशात जो है वो उनसे पूरी करवा रहे होते हैं, जबकि वो बच्चा नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ख़ास तौर पे बहुत सारे बच्चे जो है वो वालिदैन की ख्वाहिशात होती हैं, मिसाल के तौर पे कि बच्चा हाफ़िज़ कुरान बने। ठीक है, तो अब अगर उसके अंदर स्किल नहीं है या उसके ख़ुद कारी हज़रात ये कह रहे हैं कि ये बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है, और बच्चे ने कोशिश भी करके देख ली, तो अब आपको आपकी नीयत का सवाब मिल गया है। ठीक है, अब आप ज़बरदस्ती नहीं करें। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे उसके साथ तो ये आप उसको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे कि वो शायद कारी ना बने, हाफिज़ ना बने, वो डिप्रेशन का मरीज़ बन के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले।
तीसरा पॉइंट ये है कि इमोशनली अनअवेलेबल होना, यानी जब बच्चे को इमोशनल नीड होती है ना, जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो वो चाहता है कि उसको उसको सराहाया जाए, उसकी कोई तारीफ़ की जाए, ठीक है। ऐसे टाइम पर आप अवेलेबल नहीं हो। जब वो कोई अच्छा ग्रेड लेके आया, वेट कर रहा है आपका, आप आए, आपने देखा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, तो इमोशनल, जब आप उसको इमोशनली जब आप अवेलेबल नहीं होंगे, फिज़िकली अवेलेबल हैं आप, ठीक है, आप मौजूद हैं, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अक्सर मैंने वालिदैन देखे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे करते हैं, लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, बिल्कुल इमोशन लेस होते हैं, ठीक है। अपने बच्चों के लिए हमेशा जो है वो जैसे चिराग लेके ढूंढते हैं ना, तो उनकी अच्छाइयों को ढूंढते रहा करें, जहाँ मिले वहीं अप्रिशिएट करें, ताकि बच्चे को की वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो। चौथी चीज़ कि जब आपकी प्रेजेंस उसके लिए ओवरवेल्म हो जाए, यानी आपकी मौजूदगी उसके लिए तकलीफ़ का बाइस हो, आपकी मौजूदगी की वजह से वो डरने लग जाए, ठीक है। अक्सर हम बचपन में देखते थे, बाबा आ गए, बाबा आ गए, अब्बू आ गए, जिसके अब्बू आ जाते थे वो बच्चा डर के मारे घर भागता था, ठीक है। साथ बैठे हुए होते थे गली में, जिसके अब्बा आते जाते थे वो बच्चे डर के मारे घर भागते थे। तो अगर ये पेरेंटिंग स्टाइल है आपका कि बच्चा आपकी वजह से डर के मारे जो है घर में किताब खोल के बैठ रहा है, डर के मारे नमाज पढ़ने खड़ा हो जाएगा, अब्बा आ गए डांटेंगे मारेंगे, किताब खोल के बैठ जाओ, ये वाला अगर मामला है ना, तो बहुत जल्द आपका बच्चा डिप्रेशन का मरीज़ बनेगा। आपकी मौजूदगी खौफ की अलामत नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत शफ़क़त की अलामत होनी चाहिए। जब आपको देखे बच्चा तो बिलक के आपकी तरफ आए, गले लगे, उसको एहसास हो कि मेरे वालिद घर पे आ गए, उसको खौफ ना हो। पांचवी चीज़, अनसपोर्टिव इन्वायरमेंट अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, यानी बच्चा आपके पास आता है कोई मसला लेके, आप उसको सपोर्ट करने के बजाय आप उसको डांटते हैं और खौफ दिलाते हैं, और उसका मसला हल करने के बजाय वो डर के मारे वो मतलब जाता है आपके पास और बातें सुन के चला जाता है। तो इस तरह बच्चा क्या होता है कि वो फिर आपके पास आना बंद कर देता है, अपने मसले लाना बंद कर देता है, इजहार करना अपने इमोशन का बंद कर देता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तन्हाई पसंद होता चला जाता है। कितने ही क्लाइंट हैं दुनिया जहान में मेरे, जब मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो अपने कमरे से ही नहीं निकलते बच्चे, अब टीनेजर्स हो गए, तो वो कमरे से इसलिए नहीं निकलते कि बचपन में आपने उनको वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट ही नहीं दिया कि वो आपकी गैदरिंग को एंजॉय कर सकें। अब जब उनको आदत हो गई है बच्चे बचपन से, और अब जब वो तन्हाई पसंद हो गए हैं, अब आप चाहते हैं कि वो हमारे पास आके बैठे। अब क्यों आएगा वो बैठेगा, जब आपने बचपन से ही उसको टाइम नहीं दिया, तो अब वो आपको टाइम नहीं देगा। और यही तन्हाई पसंद अगर बच्चा होता चला जाए, तो ये डिप्रेशन की बहुत बड़ी अलामतों में से एक अलामत है कि सबसे पहले बंदा तन्हाई पसंद होता है। नंबर 6, योर मेंटल हेल्थ अफेक्ट योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ। अगर आपके साथ कोई जहनी सेहत का कोई मसला है, तो उसको आप फौरी तौर पर ट्रीट करें। बहुत सारे लोग नहीं करते, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मानते ही नहीं हो, लेकिन ये मसला फिर आपके बच्चों के अंदर बहुत बड़ा मसला हो जो है वो पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, यानी ख़ुद पसंदी का शिकार है, अपनी तारीफ़ें, अपनी बड़ाइयाँ, मैं ये, मैं वो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसे लोग अपने बच्चों के साथ बहुत अब्यूसिव होते हैं, क्योंकि उनको अपने सिवा किसी की तारीफ़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है, और वो बच्चों की तारीफ़ कर नहीं पाते, तो बच्चे के ऊपर अल्टीमेटली ये बच्चों के अंदर फिर जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर शिफ्ट करते हैं। मिसाल, या दूसरी मिसाल ले लें कि अगर आपको डिप्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली आप बच्चों के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, क्योंकि एक डिप्रेशन का जब वालिदैन को होता है, तो बच्चे उनको देख देख के बच्चों को एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि वालिदैन अकेले हैं, वालिदैन मायूस हैं, वालिदैन किसी से बात नहीं करते, बच्चों के अंदर साथ साथ एंजाइटी डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। तो अगर आपके साथ कोई ज़हनी सेहत का मसला है, उसको ट्रीट करवाएं। जैसे फ़िज़िकली बायोलॉजिकली कोई हमें डिजीज़ होती है, हम उसको ट्रीटमेंट उसका करवाते हैं। ये ना समझिए कि ये मेरा मसला है। अगर घर में किसी एक को भी ज़हनी सेहत का मसला है, यकीन जानिए वो पूरे घर की सेहत का मसला है, पूरा घर उससे जो है वो असर अंदाज होता है, वो एक मामला पूरे घर पे असर अंदाज होता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं सही होगा तो रहने दो उसको इसके हाल में, वो दूसरों में कॉज करें, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी आपके अंदर है, आप करें सही अपने आप को, ट्रीटमेंट करवाएं, किसी और को है उसका ट्रीटमेंट करवाएं,
اس کو اگر آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ بیماری جیسے نزلہ کھانسی ہے نا، ایک کو ہوتی ہے تو سب کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک کو وہ ٹریٹ کرنا ضروری ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ گھر میں ایک کو بھی ذہنی صحت کا مسئلہ ہے، دوسرے پہ آتا ہے، کسی نہ کسی فارم میں آئے گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کی بہن کو یا آپ کی بیوی کو کوئی ذہنی صحت کا مسئلہ ہے، آپ تو اگنور کر دیں گے، آپ کے بچے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا اثر لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پتہ چلا وہ اس کا ڈس آرڈر تھا، ان میں کچھ اور ڈس آرڈر پیدا ہو گیا اسے دیکھ دیکھ کے، اور لاتعداد کیسز بھرے پڑے ہیں، یہ کوئی ایک دو نہیں، گھر میں ایک کو مسئلہ ہوتا ہے دوسرے کو خود بخود ہو جاتا ہے، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ نمبر 7، ڈرگس ایڈکشن، الکوہول کنزمپشن، اگر آپ بہت زیادہ ڈرگس لیتے ہیں، الکوہول کنزیوم کرتے ہیں تو یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ آپ کی پوری فیملی کا مسئلہ ہے، کیونکہ جب آپ ڈرگس کے ایڈکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ سپورٹیو انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کرتے بچوں کو، ٹھیک ہے، آپ ان کو ان کی کیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ ابیوسو ہو جاتے ہیں، آپ تشدد پسند ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بچوں کے ساتھ جب آپ اس انداز میں ان کو ڈیل کرتے ہیں تو ان کے اندر PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر باپ یا ماں بہت زیادہ ڈرگس یا الکوہل کی عادی ہے تو اس کے بیہیویئر الکوہل کے کے نتیجے میں جو بنیں گے وہ بیہیویئرس بچوں میں PTSD جو ہے وہ کاز کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی اولادوں کے خاطر آپ اگر یہ ڈرگس لیتے ہیں، الکوہل لیتے ہیں تو اس کے اوپر کام کیجیے، ہر چیز ممکن ہے، اگر آپ کے اندر ول ہے تو آپ اس عادت کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ولنگ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی آپ سے نہیں چھڑوا سکتا۔ نمبر 8، ڈومیسٹک وائلنس، اگر آپ گھر میں مار پیٹ کا جو ہے وہ معاملہ رکھتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں، تو یقین کیجئے یہ عادت بچوں کے اندر فزیکل، مینٹل، ایموشنل ہیلتھ ایشوز کو جو ہے وہ کاز کرتی ہے، اور ان دا اینڈ وہ ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ نواں پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر والدین خود وجہ ہوتے ہیں بچوں میں ذہنی صحت کے، اور جب ذہنی صحت کی ایشوز بچوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ بولتے ہیں نہیں بچے تو نارمل ہے ہمارے، نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ بچوں کو سپورٹیو انوائرمنٹ اس طرح سے نہیں دیتے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا بچہ بیمار پڑا ہوا آپ بولیں بالکل ٹھیک ہے، ہاسپٹل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، بچے کو نقصان ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے بچوں کے اندر اگر آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ آپ خود ہیں، لیکن آپ تسلیم ہی نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں سارے بچے ہی ایسے ہوتے ہیں، سارے بچے ایسے نہیں ہوتے، جہاں پہ بھی آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے یا ایون کوئی بول بھی رہا ہے، بعض اوقات لوگ پک کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کے بچے کو مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کی ضرورت ہے، آپ اس کو دکھا لیں گے، تو ایک نظر دکھانے میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کنسلٹنسی لینے میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا جہان کے ڈاکٹرز کو بھی تو فیس دے رہے ہوتے ہیں نا، جب نزلہ زکام ہوتا ہے تب بھی ہزاروں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو مینٹل ہیلتھ پہ کرنے میں کیا ہے، لیکن اس میں ایک اطمینان تو آ جاتا ہے، لیکن بہت سارے والدین تسلیم نہیں کرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ بعد میں بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے نقصان کو سے بچنے کے لیے انسان ہمیشہ بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھاتا ہے۔ 10واں پوائنٹ، ٹاکسک ریلیشن شپ، میاں بیوی کے ہر وقت کے جھگڑے، انہیں لگتا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ میرے پاس اتنے سارے نوجوان ایسے ہیں جو میرے کلائنٹ ہیں جن کے ساتھ ذہنی امراض ہیں، اور اس کی وجہ ان کے والدین کے ہر وقت کی لڑائی جھگڑے، ٹاکسک ریلیشن شپ، جو بچوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، کوئی PTSD کا شکار ہو گیا، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کسی کے اندر انزائٹی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، وہ کسی کو بھی چھوٹی سے بھی کسی معاملے میں کسی کو لڑتا جھگڑتا دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، انزائٹی اٹیک، ان کے پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ والدین ساری زندگی جو ہے ان کو وہ انہوں نے لڑتا ہوا دیکھا ہے۔ پھر آگے چل کے ان کے ریلیشن شپ، کچھ ایسے بھی کلائنٹ ہیں جو اپنی شادی کو سفر کر رہے ہیں، یعنی ان کے جو ہے وہ شادی ہوئی اور وہ شادی میں ان کے ذہن میں وہی چیز چل رہی ہے جو ان کے اماں ابا کا ریلیشن شپ تھا، ٹھیک ہے، ٹاکسک ریلیشن شپ، اور وہ ریلیشن شپ اب ان کے ریلیشن شپ کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ 10 پوائنٹ، اگر آپ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، ان کو ڈپریشن سے بچانا چاہتے ہیں،
ان کو کسی حادثاتی اس طرح کی کہ وہ بچے آگے چل کے خودکشی کریں، ٹھیک ہے، اس طرح کے حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ آج سے ہی ان پوائنٹس پر، یہ صرف 10 پوائنٹ ہیں، ایسے کئی اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش میں نے کی ہے کہ جو میجر ایشوز ہیں اس پہ بات کی جائے۔ اگر آپ ان ایشوز پہ بھی کام کر لیتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کی ذہنی صحت بہت بہت اچھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، ان کو بہت سارے ذہنی امراض سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔